हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोविसर वन पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। इसमें 5 सवाल हैं। 5 के 5 सवाल आपको बहुत ही सरलतापूर्वक कराए गए हैं। इनमें इनको बहुत ध्यान से देखना है आपने, और बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक सवाल ज़रूर आएगा, तो आपने इसको छोड़कर नहीं आना है। ये 4 या 6 नंबर में ये ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिनको इनकी ज़रूरत है। तो जिनके पास मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सभी मैथ की सभी वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी आप इसको हल कर लें, क्योंकि आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डेली आपको हमारे चैनल पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? सभी पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्ण संख्या होती है जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक हैं या वे धनात्मक हैं, प्लस की और माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। ठीक है, अब आपके पास है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में आपके जो क्वेश्चन आपने हल करने हैं वे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करने हैं। उनका एचसीएफ निकालना है आपने। अब एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापन तक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है, तो वहीं से ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनती है। अब देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज़ संबंध आपने पढ़ा है इसमें। अब जो भाज्य और भाजक है वो दो संख्याएं आपको दी हुई होती हैं, तो उनको हमने ए और बी मान लिया, जिसमें ए बड़ा है बी से, जिसमें ए बड़ा है बी से। तो ए बराबर बी गुणा जो भागफल आएगा, इसको ए को बी से भाग देकर जो भागफल आएगा उसको हमने क्यू मान लिया है, और शेषफल को हमने आर मान लिया है, क्योंकि भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से ही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय आई है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आई? जहाँ ये पहले ही बता दिया आपको, ए बड़ा है बी से, और जो आर का मान है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा तथा बी से छोटा होगा, क्योंकि इसका मान आपको पता है, जिसकी तरफ ये इसका मुंह खुल जाता है वो संख्या बड़ी होती है दूसरी संख्या की अपेक्षा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अगर आपने क्यू का मान निकालना है, ये रफ कार्य के लिए आपको बता रहे हैं, अगर आपको क्यू का मान निकालना है तो ए को बी से भाग देनी है आपको, ए को बी से भाग देनी है, और आर का मान निकालने के लिए ए में से आपको बी क्यू को घटा देना है। तो आपके पास क्यू का मान भी हो जाएगा, आर का मान भी, ए भी आपके पास है। तो यही फॉर्मूला आपको बस लगाना है, पुट करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले में आपके पास 3 प्रश्न है। ठीक है, उसमें आपने 2 संख्याएं आपको देख रखेगा और आपने उनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जिस तरीके से आपको सवाल को मानना है और पुट करना है, इसको ध्यान से देखिए। इसी तरीके से आपने हर सवाल को करना है और ये आसान तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। अब आपने इसमें सबसे पहले हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। हल में आपको दिया है 225, जो संख्या इनमें दोनों में बड़ी होगी वो सबसे पहले लिखेंगे और छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135, मतलब जो 225 है वो बड़ी है 135 से। तो चूँकि तो इसलिए ए बड़ा है बी से, तो ए का मान 225 हुआ और बी का मान 135 हुआ। ठीक है, अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है आपकी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन पर में होती है। अब आपने मान पुट करना है। देखिए सबसे पहले आप इसमें स्टेप फर्स्ट चलेंगे। इसमें जब तक आपका आर का मान 0 ना आ जाए तब तक आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी समझाऊंगा आपको, इसी तरीके से आपने इनको हल करना है। तो देखिए ए की जगह आपने 225 रखा, बी की जगह हमने 135 रखा। अब 135 से हमने 225 को डिवाइड किया, ठीक है। अब आपको रफ कार्य में इधर दिखाया हुआ है, क्यू का मान निकालना है ना हमने। तो क्यू का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, ए को बी से भाग दिया। तो ए को बी से भाग देने पर यहाँ क्यू का मान निकल के आया और यहाँ पे आर का मान निकल के आया। अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने 135 से इसको भाग दिया तो एक बार भाग आए और शेषफल बचा 90, ठीक है। अब आप लिख देंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाएगा आपको इसी तरीके से भाग करते रहना है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, 225 के फैक्टर तो आपने कर दिए, अब आपको करने हैं 135 के। 135 यहाँ पे आ जाएगा और 90 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बी यहाँ पे आ जाता है और आर यहाँ पे आ जाता है। बी जो है वो ए का रूप ले लेता है और आर बी का रूप ले लेता है, ठीक है। हर कंडीशन में इसी तरीके से होगा। अब आपने ये जो तीर का निशान है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये तीर का निशान आपने नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप 90 से 135, जब 90 से 135 को भाग देंगे तो वही एक ही बार पता चलेगा, क्योंकि 90 दूनी 180 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। अब 135 में से 90 गए 45, यहाँ पे भी आप लिख देंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ पे भी आर बराबर नहीं है 0 के। तो स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, ये जो बी का मान है ये यहाँ आ जाएगा ए की जगह और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर का मान 45। अब 45 से आप डिवाइड करेंगे जब 90 को तो 2 बार कटेगा ये, 45 दूनी 90, तो 90 में से 90 गए 0। आप यहाँ लिख देंगे चूँकि आर बराबर 0, तो इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, जिस बी के मान के साथ या जिस बी के मान के द्वारा ये आर का मान हमारा 0 आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या होगा, जिस बी के मान के द्वारा हमारा आर 0 हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। पहला सवाल समझ में आया आपके, तीनों सवाल आपके इसी तरीके से होने हैं, ठीक है। आपने अब दूसरा सवाल जो करना है वो करके दिखाऊंगा, देखो कितने आसान तरीके से होगा। अब ये जो आपको चीज़ समझाई हुई है, ये देखिए 225 माइनस 135 है। यदि आपने इनको ऐसे रफ में नहीं घटाना है तो आप इसको इस तरीके से घटा सकते हैं, 225 माइनस 135। अब 225 में से 135 घटाने के लिए आपने क्या करना है, 200 में से 100 घटा दीजिए, आपके पास 100 बचे। अब यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, तो जब 25 में से 35 घटाएंगे आप तो आपके पास कितने बचेंगे, माइनस के 10। कितने बचेंगे, माइनस के 10। तो यहाँ पे रख दीजिए ये 90। तो अगर आपके पास ज़्यादा बचते हैं तो घटाना है और अगर कम बचते हैं तो जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 10 बचे तो आपने माइनस के 10 लिख दिया, तो 100 में से 10 गए ये। समझ में आया, ये आसान तरीका होता है, यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। 96 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ एचसीएफ निकालना। उसी तरीके से करना है लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो आप इसमें क्या करना है वही उसी तरीके से हल। चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए ए बड़ा होगा बी से, तो ए का मान आपके पास बड़ी संख्या और बी का मान आपके पास छोटी संख्या। वही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपने स्टेप फर्स्ट लिखना है 38,220, ए का मान क्या रखना है 38,220, बी का मान 196 गुना। अब जैसे ये संख्या थोड़ी बड़ी दे दी है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 196 38,220। अब 196 का 382 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पता चलेगा 196 का, एक बार, क्योंकि 196 दूनी 392 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 382, तो एक बार हमने पता चलाया, घटाया, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186 बचा, ऊपर से हमने 2 उतार लिया, ठीक है। अब हमारे पास है 1862। अब 196 का पहाड़ा हम 1862 में चलाएंगे तो 196 9 में होते हैं 1764, ठीक है। तो हमने 9 बार पढ़ा चलाया, 9 बार पढ़ा चलने के बाद हमारे पास आया 1764, ठीक है। आप करके देख लेना एक बार, भाग आपसे आती होगी। अब 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे कितने बचे 5, 15 में से 6 गए 9 और 7 में 7 गए 0, ये लिखा नहीं, आपने 0 और उतार लिया ऊपर से, ठीक है। 980। अब 196 पंजे 980 होता है, तो पूरा पढ़ा चल गया आपका 195 बार, ठीक है। अब आप इसको याद भी रख सकते हैं कि यदि 38,220 और 196 हमारे पास आ गया तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें गुना 196 लिख देना है। डायरेक्ट हमें क्या लिख देना है
196, डायरेक्ट 196 लिख देंगे हम, और प्लस 0। अब आप यहाँ लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 आ गया है तो इसलिए 38,220 तथा 196 का SCF क्या होगा, किसकी वजह से आया है 0, r का मान 196 की वजह से, कभी आप 195 की वजह से, क्यों की वजह से नहीं, b की वजह से। जिस b की वजह से हमारा मान r का मान 0 हो जाएगा वही हमारा SCF होगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा भी इसी तरीके से है, पहले की तरीके से जैसे आपने पहले किया था। 867 और 255 का SCF ज्ञात कीजिए यूक्लिडी विभाजन पर में से ही हल करना है आपने। 867 बड़ा है 255 से, इसलिए a बड़ा है b से, तो a का मान आपने ये रखना है, b का मान आपने ये रखना है। यूक्लिडी विभाजन पर में से a बराबर b³ प्लस r, a के स्थान पर आपने क्या रखा 867, b के स्थान पर आपने क्या रखा 255। 255 को आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। भाग करके देख लेना आप, ठीक है। 3 बार कटने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा जो शेष फल भागफल आएगा वो 3 आएगा और शेष फल आपके पास 102 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं आया तो आपने वही काम करना है जो पहले सवाल में किया था आपने, स्टेप सेकंड। b का मान यहाँ आ जाएगा, a बन जाएगा, और n का मान r का मान b बन जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 102 दूनी कितने होते हैं 204। ठीक है, 255 में से 204 जाके कितने बचेंगे 51। ठीक है, सिंपल सी है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो फिर वही स्टेप थर्ड, 102 यहाँ आ जाएगा, 51 यहाँ आ जाएगा, 51 दूनी 102 होते हैं। ठीक है, तो 51 से हमारा r का मान क्या हो चुका है 0, तो इसलिए 867 व 255 का में ऐसा क्या होगा 51। ठीक है, 3 के 3 सवाल आपके समझ में आए होंगे, तो इसलिए ये बहुत ही आसान सवाल थे, बस आपको यूक्लिडी विभाजन पर में याद रखनी है। अब आपके जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड में जरूर आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये आपने मान लिया। अब आपको देखो b भी होना चाहिए आपके पास, तो b की जगह आपको क्या दिया हुआ है, और b बराबर आपको देखो यहाँ पे b की जगह आपको b क्या होता है, क्यूब का गुणनफल। ठीक है, b क्यूब का गुणांक होता है, तो क्यूब का गुणांक यहाँ 6 है, तो b क्या हुआ 6। ठीक है, 6, तो b बराबर 6। ठीक है, अब आपके पास a है और b है, तो मान लगा दीजिए। आपके पास a है और b है, तो यूक्लिड विभाजन पर में से, इसलिए यूक्लिड विभाजन पर में से, देखो यूक्लिड विभाजन पर में से आपने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन पर में क्या होती है, a बराबर b³ प्लस r। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ आपको b का मान रख देना है, क्या करना है b का मान, तो आप यहाँ लिख देंगे a बराबर 6³ प्लस r, चूँकि b बराबर 6, b बराबर आपके पास क्या है 6। ठीक है, आपने ये मान रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 बन गई है। अभी आपकी इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ दिखाने के लिए 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप में इसको दिखाने के लिए, ठीक है, इसमें दिखाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, r का मान पुट करेंगे। क्या करेंगे, r का मान आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि जो r का मान होना चाहिए, जो r का मान होना चाहिए, कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताई थी कि r का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, और b से छोटा होगा, b के मान से छोटा होगा, तो 6 से छोटा होगा। तो r का मान 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ठीक है, तो r का मान क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि b का मान 6 है तो 6 से बड़ा तो होगा नहीं, कंडीशन है, ये कंडीशन होती है ना, चूँकि r का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब आपको क्या करना है,
आर का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जो आर का मान आपके पास आया है इसको आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है आपके पास? अब a बराबर 6 के + 0 पहली कंडीशन में, जब हमने आर का मान 0 रखा तो 0 आया। दूसरी कंडीशन में 6 के + 1, तीसरी कंडीशन में 6 के + 2, चौथी कंडीशन में 6 के + 3 और पांचवी कंडीशन में 6 के + 4 और लास्ट कंडीशन में 6 के + 5। ठीक है, लास्ट की कंडीशन में a बराबर 6 के + 5। यहाँ तक समझ में आया आपकी? अब आपको समझना है कि अगर हम इसको, ये हमारे पास कितनी समीकरणें बन के आई हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हमें किस रूप में दिखाना है? इस रूप में, इस रूप में और इस रूप में। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या, सॉरी, अब ये क्या चीज़ है? ये वाली क्यों नहीं दिखानी? क्योंकि हमें दिखाना है कि हमें दिखाना है कि विषम पूर्णांक, हमें सम पूर्णांक नहीं लेना है, विषम, क्योंकि हमने a का मान क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या होता है देखिए, अब विषम पूर्णांक क्या होता है? अगर हम q बराबर 1 रखें तो 6 × 6 + 0 6, तो ये कंडीशन क्या आएगी? 6 × 6 + 1, ये कंडीशन में क्या आएगा? 7। ठीक है, q बराबर 1 रखने पर, q का मान हम 1 रख अंदाजे में अपने आप ही रखे। अगर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो ये संख्या क्या होगी? आप q का मान कोई भी पूर्ण, उन्होंने कहा a का मान, q का मान धन पूर्णांक है। ठीक है, उसने बोला है सवाल में जहाँ q कोई धन पूर्णांक है, q कोई धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक तो हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो उसके लिए हमने 1 ही रख लिया। 1 रखने से हमारे पास ये 6 आया, ये 7 आया, 6 × 6 = 2 8, ये 8 आया, और ये आएगा 6 × 6 = 3 9, 6 × 6 और 4 10, और ये आएगा 6 × 6 और 5 11। समझ में आया आपकी? ये चीज़ आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो आपने ये कंडीशन कर ली। अब आपकी समझ में आया कि ये वाली जो कंडीशन है, पहले वाली, ये एक समधन पूर्णांक है, दूसरे वाली विषम धन पूर्णांक है, तीसरे वाली समधन पूर्णांक है। तो एक सम तो दूसरी विषम, एक सम तो दूसरी विषम, एक सम तो दूसरी विषम। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? सिर्फ हमने क्या मान रखा है? हमने माना हुआ है a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमने a के मान विषम धन पूर्णांक के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि a एक, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि a एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, a एक क्या है? विषम धन पूर्णांक है। तो इसलिए a के कौन से मान लेंगे हम? इसलिए विषम संख्या a बराबर क्या लेंगे हम? ये वाली और ये वाली, 6 के + 1, 6 के + 3 और 6 के + 5। ठीक है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के + 1, 6 के + 3 या 6 के + 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये आपका आंसर। सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है,
तो ये 6 नंबर का सवाल आपके पास है, आपने इसको ध्यान से देखना है। अब इसको एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है। छोटा सा सवाल है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी परेड में, प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास जो आर्मी की सदस्यों की संख्या दी हुई है वो है 616, और बैंड की जो सदस्यों की संख्या है वो है आपके पास 32। तो इन सदस्यों के पीछे आपको इनको मार्च करना है, ठीक है। 616 सदस्यों को मार्च करना है। तो कितने स्तंभ बनेंगे, अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे, उनको आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले ये याद करना है कि हमारे पास है क्या क्या दिया हुआ है। हल करेंगे, दिया है लिखेंगे, सैनिकों की संख्या आपके पास 616 है, बैंड के सदस्यों की संख्या आपके पास 32 है, ठीक है। यहाँ से आपने लिख लिया, और जो आपको ज्ञात करना है, निकालना है, वो है स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, वो किस प्रकार निकलेगी? जो स्तंभों की संख्या निकलेगी वो 616 और 32 का SCF होगी, ठीक है। हम इनका SCF निकालेंगे। SCF हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। चूँकि 616 बड़ा है 32 से, तो इसलिए A बड़ा है B से। तो A बराबर हमने 616 मान लिया और B बराबर हमने 32 मान लिया, ठीक है। बस मान पुट करना है। स्टेप फर्स्ट, 616 बराबर 32 गुना, अब ये देखिए, ये 32 से 616 कितनी बार कटेगा? 19 बार, क्योंकि 20 बार तो 640 हो जाएगा। 32 दूनी 64, 640, तो 640 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक कम 19 बार। अगर आपसे ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रफ कार्य किया हुआ है। 616 को हमने 32 से काट के दिखाया है, 19 बार कटाया, शेषफल हमारे पास 8 बचा है, ठीक है। ये R का मान होता है शेषफल, और ये भागफल Q का मान होता है, ठीक है। ये पहले सवाल में आपको करा रखा है सब कुछ। अब आपके पास 19 की जब हमने 32 से गुणा करी तो 608 आया। अब 616 में से 608 गए, 8 शेष बचा। चूँकि R का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेप हमें चलना पड़ेगा। जब तक R का मान 0 नहीं आता तो ये स्टेप हमें चलने पड़ते हैं। अब यहाँ 32 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पे B का मान आता है सेकंड इसमें स्टेप में, और यहाँ पे R का मान आता है। फिर हमको इसको डिवाइड करना है। 8 चौक 32, यहाँ पे 32 हुआ, यहाँ पे 32 हुआ, 32 में से 32 गए 0, तो R का मान क्या आ गया है? 0। इसलिए 616 व 32 का SCF क्या होगा? 8। समझ में आया? 616 और 32 का SCF क्या होगा? 8। अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8। 8 ये आपका आंसर है। 8 स्तंभों में उनको मार्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एक जैसे हैं, ठीक है। बस आपने फ़र्क क्या देखना है, इसमें आपको किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, और 5वें प्रश्न में आपको उसका घन दिखाना है, क्यूब दिखानी है। और ये प्रश्न सेम प्रश्न नंबर दूसरे की तरह होने हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर B² माइनस A बराबर BQ माइनस प्लस R, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें आपको पता है कि A और B आपको मान्य होते हैं, जिसमें आपको B दिया हुआ है, B का मान 3 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है। माना
ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, ए और बी आपने धनात्मक पूर्णांक मान लिए, जहां यहीं पे लिख दो आप, जहां बी बराबर क्या दिया हुआ है आपको 3। ठीक है, यहाँ पे इसका आगे लिख देंगे दिया है। ठीक है भाई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो जिस तरीके से सवाल हो रहा है ना, बस ये समझिए कि इसको आप ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमें कोई जब किसी धन पूर्णांक के बारे में बात करता है तो धन पूर्णांक मान लेने हैं। अगर इस तरीके से किसी रूप में दिया होगा तो बी का मान, जो एम का गुणांक होगा वो बी का मान होगा। ठीक है, जो शुरू में होता है वो बी होता है, बी का मान हमको दे दिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात कर रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ तक कोई भी आपने दिक्कत नहीं करनी है, कोई आपने ये नहीं सोचना कि यार ये कैसे होगा, बस उसको करना शुरू कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ मान पुट करना है। क्या करना है, मान पुट करना है। ए के स्थान पर धन पूर्णांक आपने ए ही मान रखा है। ठीक है, ए का मान आपके पास नहीं है तो ए जुगत, बी की जगह आपने 3 रखना है, बी की जगह आपने क्या रखना है 3, बी की जगह आपने 3 रखना है, क्यू की जगह आप क्यू ही रहने दीजिए और आर की जगह भी आप आर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बोलता क्या है, शर्तानुसार आप लिखेंगे, शर्तानुसार। शर्त क्या है उसकी, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये जो कंडीशन है इसमें आप वर्क कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझना है कि ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर या बी से छोटा होगा। मतलब बी का मान क्या है 3 से छोटा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या रखेंगे, ए बराबर, ये आर के जो मान है, तो इसलिए आर बराबर 0 1 2, ये आर के मान आप इस समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान जो आर के मान आए हैं 0 1 2, ये मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 3 क्यू प्लस 0 शर्तानुसार। ठीक है, शर्त क्या है या आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, शर्तानुसार लिख सकते हैं। शर्तानुसार क्या है, दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने खुद बोल रखे है आपको सवाल में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये आपको दिखाना है कि किसी धनात्मक, अब कोई धनात्मक पूर्णांक आपने ए मानना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करने का रूल क्या होता है, दोनों ओर का वर्ग करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक आपके समझ में आया। अब 0 की कुछ कंडीशन होती हैं, 0 अगर किसी में जुड़ती है, ये 0 अगर किसी में जुड़ती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज़ रह जाती है। तो ये सिर्फ 3 क्यू का होल स्क्वायर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, या ए स्क्वायर बराबर 3, इसमें से इसको इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वो बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, जो कोई पूर्णांक m है उसके लिए इसका वर्ग इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका वर्ग किस रूप में लिखा जा सकता है, 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप मान लीजिए, माना जो 3 क्यू स्क्वायर है उसको हमने m मान लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आया 3m, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि जो
3 इसके गुना में है, तो ये इसके भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, अब आपने लेना है अतः ए बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब जो आर का मान है, यहाँ पे आपने आर बराबर 0 रखा है। ठीक है, जहाँ आर बराबर 0, ठीक है, और यहाँ चूँकि आर बराबर 1, ठीक है, यहाँ आपने आर बराबर 0 रखा है, यहाँ आपने आर बराबर 1 रखा है। तो अब इसका भी दोनों ओर का वर्क करने पर दोनों और का वर्ग करने पर इनका भी इसी प्रकार वर्क करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का वर्ग ए ही रहेगा, 3 क्यू का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों के गुना का दुगुना 6 क्यू हो जाएगा, प्लस 1, 1 का वर्ग 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लिए? 3। वैसे तो 3 कॉमन है इसमें से, लेकिन हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें देखो ये तो 3m के रूप में आ गया है ना, समीकरण सेकंड से ये तो 3m के रूप में आ गया, और इसको हम 3m स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 3m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और ये जो 1 है ये अलग लिख दिया हमने। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर 3, ए स्क्वायर बराबर 3, इसमें से कितना, ये चीज़ आपने देखो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब इसमें भी आपने जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है इसको भी आपने m मानना है, क्योंकि अब जब ए स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास। तो इसको भी हमने मान लिया कि m आ गया, कोई भी पूर्णांक m आ गया। क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि हमें यही दिखाना है कि 3m, देखो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3m के रूप में, तो ए स्क्वायर 3m के रूप में तो दिखा दिया, अब हमें दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको भी m मान लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 3। अब आप लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपका आंसर है, ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप में होता है। 9m या 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, आपको इसका हल करना है पिछले प्रश्न की तरह, ये 4 नंबर की तरह। इसमें आपको मान लेना है, माना 2 धन पूर्णांक ए व बी है, जहाँ ए बड़ा है बी से, और बी बराबर, बी का मान आपको क्या दिया हुआ है, 9। इस कंडीशन में बी का मान 9, और प्रश्न नंबर 4 में बी का मान आपको दिया हुआ था 3।
ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूँकि जो आर का मान है वो जीरो से जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर और 9 से छोटा होगा, ठीक है। इसलिए आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समीकरण 1 में रखने पर, ये जो आर के मान है समीकरण 1 में रखने हैं आपने, ठीक है। अतः ए बराबर आपके पास क्या आएगा, 9 क्यूब प्लस 0। ए बराबर जब आप 0 रखेंगे तो आर का मान 0 आएगा, जब आप 1 रखेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1, एक बार ए बराबर 9 क्यूब प्लस 2 और ए बराबर 9 क्यूब प्लस 3 डैश, इसी प्रकार, ठीक है। अब आपने करना क्या है, प्रश्नानुसार सभी समीकरणों का दोनों पक्षों में घन करने को, ठीक है। आप दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो पहली समीकरण आपके पास क्या है, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, ठीक है। जब हम इनका दोनों ओर का घन कर देंगे तो आप इसमें चूँकि 9 बराबर 3 लेने पर, 9 बराबर 3 लेने पर, 9 बराबर 3 लेने पर, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाजित है वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए ए की 3 बराबर 3 के होगी 3। अब जीरो कहाँ गया ये, क्योंकि आपको पता है कि जीरो किसी भी संख्या में जुड़ती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिख सकते हैं ए की 3 बराबर इसका वो क्या आता है घन 27 के होगी 3, या इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 9 के होगी 3 के होगी 3, ठीक है। 9 गुना 3 के होगी 3। अब आप इसको क्या मान लेंगे, माना 3 के होगी 3 बराबर m, ठीक है। कोई पूर्णांक आपने m मान लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की 3 बराबर 9m। अब ये समीकरण आपने फर्स्ट मान ली थी, ये मान लो आप सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन लेनी है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, ए की 3 बराबर, अब जहाँ 9 है वहाँ आपको 3 लिख देना है, 3 क्यूब प्लस 1 इसकी होल 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इसको लिखेंगे हम ए की 3 बराबर 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास 27 के होगी 3 प्लस, इसका फॉर्मूला पूरा जैसे खुलेगा उसको आप देख लेना, ए प्लस बी की होल 3 का फॉर्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी,
तो आप इसमें क्या करेंगे, ये इसका घन कर दिया हमने 27 1 क्योंकि 3 प्लस 27 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका 9 क्यू प्लस 1। ठीक, अब आप इसमें 1 3 बराबर, इसमें भी 9 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पे बचा 9 तिया 27 9 तिया 27 9 एकम 9 और ये एक बाहर, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आया है, ये चीज़ अलग आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें भी मान लेना है, माना 3 क्यू की 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक m मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है आपके पास 9m प्लस 1, समीकरण नंबर 3। अतः a बराबर, अब आपको लेना है 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, इनका भी घन कर देंगे आप। यहाँ पे आएगा 1 की 3 प्लस, ठीक है समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। कैसे करेंगे आप इसको, 3 क्यू का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुना पहली गुना दूसरी इंटू पहली प्लस दूसरी, इसका 27 क्यू की 3, इसका 8 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यू। तो ये आया आपके पास 27 क्यू की 3, मानक रूप लिख देते हैं, प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो 27 क्यू की 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से भी आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 क्यू की 3 प्लस कितने थे 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8 जो का तू बाहर आ। अब अतः 1 की 3 बराबर, इसको भी आप क्या मान लेंगे m, माना 3 क्यू की 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m पूर्णांक। ठीक है समझ में, इसको आपने m पूर्णांक मान लिया, तो यहाँ पे भी 9m प्लस 8 आ गया। अब 1 की 3 बराबर समीकरण नंबर 4। अब आप लिखेंगे समीकरण सेकंड थर्ड व फोर्थ से a की क्यूब बराबर क्या 9m। ठीक है, ये देखो सेकंड में क्या है 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, और लाइक ज़रूर करना यदि आपके सवाल समझ में आते हैं। तो अगली एक्सरसाइज आपकी आएगी 1.2। ठीक है, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइक करने से यूट्यूब प्रमोट करता है, वीडियो को यूट्यूब खुद प्रमोट करता है यदि आप इसको लाइक करते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।